उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयानों के चलते राजनीति में एक ऐसी हलचल पैदा कर देते हैं जिसको लेकर आपसी रसाकशी शुरू हो जाती है। उनके ऐसे ही बयान सामने आए हैं और इन बयानों के बाद एक बार फिर से राजनीति में रसाकशी शुरू हो गई है, वार पलटवार होने शुरू हो गए हैं। आज बात हिंदू मुसलमान पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान की, बात संभल मथुरा पर योगी के ऐलान की जिस पर सियासी घमासान छिड़ गया। सीएम योगी ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि संभल में 54 तीर्थ स्थलों की पहचान हो गई है और संभल की सच्चाई को पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिमों को लेकर भी कहा कि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन साथ ही सवाल खड़े किए, 100 हिंदुओं के बीच एक मुसलमान तो सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच क्या 50 हिंदू सुरक्षित हैं? योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पूछा कि अब मुख्यमंत्री जी को हिंदू मुसलमानों की सुरक्षा की याद क्यों आ गई। साथ ही उन्होंने योगी को लेकर तंज भी कसे हैं। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह जवाब उन लोगों के लिए था जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। यह संदेश उन नेताओं के लिए था जो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं, मजहब के नाम पर बरगलाते हैं, सियासी फायदे के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें आज योगी ने करारा जवाब दिया, साथ ही मुस्लिम समुदाय को संदेश दिया कि देश के सबसे बड़े सूबे में अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सेफ है। लेकिन सियासी गलियारा तब तपने लगा जब योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को लेकर बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। हिंदू मुसलमान पर योगी के इस बयान पर सियासी तूफान उठ गया। विपक्ष सीएम योगी पर सवाल खड़े करने लगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सुरक्षित नहीं है, जो उनके अंदर हिंदू मुसलमानों की सुरक्षा की भावना जग गई है। अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे हो कि हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। हिंदू मुसलमान पर मचे सियासी घमासान के बीच योगी आदित्यनाथ का संभल और मथुरा पर भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ कर दिया कि संभल की सच्चाई वो सामने लाकर रहेंगे, पूरी दुनिया को संभल का सच बताएंगे। जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है। संभल के साथ ही भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा पर भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। मथुरा को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, यूपी के मुखिया ने दिल खोलकर बताया। मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। योगी के इन बयानों ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया और राजनीतिक गलियारा तब और तपने लगा जब यूपी के सीएम ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहेगा। राहुल गांधी को नमूना बताने पर कांग्रेस भी पर पड़ी। कांग्रेस नेताओं ने योगी की भाषा पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेताओं ने पूछा, क्या ये संत की भाषा हो सकती है? योगी से बड़ा नमूना कोई है क्या? केवल और केवल झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना और जनता के बीच में
आज केवल और केवल हिंदू और मुसलमान कभी बाबर की बात करेंगे, कभी औरंगजेब की बात करेंगे, कभी संभल की बात करेंगे, कभी बहराइच की बात करेंगे। लोगों के तन पे कपड़े कैसे आएंगे? राहुल गांधी से लेकर संभल, मथुरा और मुसलमान तक योगी के बयान पर सियासी बवंडर उठा है। लेकिन सवाल है कि योगी ने संभल, मथुरा और मुसलमान को लेकर संदेश दिया तो सियासी क्लेश क्यों? हिंदू मुसलमान के एक समान होने की बात कही तो सियासत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले हैं और बोले हैं, अलग अलग मुद्दों पर बोले हैं। उन मुद्दों पर बोले हैं जिन पर रार होना तय थी। करीब करीब वो भी राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं और शायद उन्हें एहसास था कि जिन मुद्दों पर वो बोल रहे हैं उन पर एक हलचल होनी स्वाभाविक है। मेरे साथ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ जुड़ गए हैं। कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मेरे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, संजीव उनियाल, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राकेश त्रिपाठी भाई, आपका रुख करते हुए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत ज्यादा करीबी से, नजदीकी से देखा हुआ है। वो कुछ बोल रहे हैं तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी उसे समझाइए और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में भी उसे समझाइए। क्या वो कोई इशारा दे रहे हैं? राकेश त्रिपाठी। योगी आदित्यनाथ जी एक बेबाक वक्ता है। वो किसी भी मसले पर लाग लपेट नहीं करते हैं, बेलाग बोलते हैं। जो उनके मन के भीतर है वो उनकी जबान पर है। वो बनावटी नहीं है, दिखावटी नहीं है, सजावटी नहीं है। वो जो कुछ भी कहते हैं वो उनके अंतर मन से उपजा हुआ, जो उन्होंने अनुभूति किया है, जो समाज जीवन में अब तक जीते हुए महसूस किया है, शासन प्रशासन को चलाते हुए जैसा उन्होंने महसूस किया है, उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। और वो अभिव्यक्ति कई बार कुछ लोगों को नागवार लगती है, लेकिन ये एक कड़वा सच है और इस सच को आज उन्होंने जनता के सामने रखने का काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष तक अपनी सरकार चलाई है, जो एक रिकॉर्ड है। लगातार 37 वर्षों के बाद हमने पहली बार यह प्रयास किया। हर बार सरकार कभी सपा की, कभी बसपा की सरकारें बनती थी, बिगड़ती थी, सरकारें रिपीट नहीं होती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार रिपीट की अपने काम के आधार पर। केवल सजावटी नारों के आधार पर कि यूपी में दम है, एक जुर्म यहां कम है, ऐसा सजावटी नारा लेकर के महानायक अमिताभ बच्चन को लेकर के आए थे, उनसे विज्ञापन कराया था, लेकिन जनता ने खारिज कर दिया। जनता आपके केवल बातों पर नहीं, आपके किए गए काम के आधार पर यकीन करती है। और इसलिए आज योगी आदित्यनाथ जो कुछ भी कह रहे हैं उसके पीछे उनका किया गया काम है। आज अगर ये कह रहे हैं हम कि हमने हमारे शासनकाल में कोई दंगा नहीं होने पाया है, तो ये यूपी का सच है। इसी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं बाकी था जिस जिले में दंगा ना हुआ हो। उत्तर प्रदेश में हर हफ्ते में कर्फ्यू लगते थे, लेकिन आज हम इस बात को संतोषपूर्वक कह सकते हैं कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में कहीं भी कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं आई है। हमने उत्तर प्रदेश को एक बेहतरीन वातावरण दिया है, विकास को हमने पंख लगाने का काम किया है। याद करिए ना, इसी नोएडा को, जहां से आप बैठ करके बातचीत कर रहे होंगे, इस नोएडा में कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाने से परहेज क्या करते थे। इतना अंधविश्वास था कि नोएडा जाएंगे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। लेकिन जब एक सन्यासी कुर्सी पर बैठता है ना, तो कुर्सी का मोह नहीं रखता है। और नोएडा एक बार नहीं, बारंबार वो जाकर के, लेकिन ये सन्यासी राजनीति के भी है, ये सन्यासी राजनीति को भी बहुत अच्छी तरह समझता है। और ये सन्यासी पॉडकास्ट में उन मुद्दों का भी जिक्र करने से हिचकता नहीं है जिसके बारे में माना जाता है कि हलचल तो मचेगी। मैं उसी बात पर आपको ला रहा हूं, 30 सेकंड और दूंगा क्योंकि मुझे सबको बराबर समय देना है। योगी आदित्यनाथ के इन बयानों को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर? क्या चाहते हैं वो? राकेश भाई, ये सवाल मुझसे ही है। जी जी, आपसे ही है। क्या चाहते हैं? 30 सेकंड में। तौर पर कहा कि योगी आदित्यनाथ जी एक स्पष्ट वक्ता हैं और उन्होंने वो सब कुछ कहा है जो सच है। उन्होंने कोई भी एक ऐसी बात नहीं कही है जो सच नहीं है। क्या यह सच नहीं है कि बांग्लादेश में किस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित होना पड़ा है? क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान के भीतर जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हुए वहां उनके साथ कितने अत्याचार हुए हैं? क्या यह सच नहीं है कि कश्मीर के भीतर हिंदू अल्पसंख्यक हुए तो उनके साथ कितने अत्याचार हुए हैं? और क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के संभल में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हुए वहां पर हिंदुओं के साथ कितना नरसंहार हुआ, उनको पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा? कमोबेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले आज इस बात की बानगी हैं कि जहां जहां पर हिंदुओं की संख्या कम हुई है वहां पर
पर हिंदुओं का जीवन असुरक्षित हुआ है। और इस कड़वी सच्चाई को अगर उन्होंने कहा है तो जिसको डिबेट करना है वो डेटा के आधार पर डिबेट कर ले। ठीक है, आप इंतजार कीजिए। ठीक है, आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं ठीक होता है, आप आप इंतजार कीजिए। डेटा की गठरी लेकर अगर डिस्कशन होने लगे तो उसके लिए हमें बहुत लंबा समय रखना पड़ेगा। कपीश भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं सीधे। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं बहुत स्पष्ट वक्ता हैं, लेकिन उन्होंने बड़े चुन चुन के मुद्दों को सामने रखा है, ऐसी तरीके से सामने रखा है कि अखिलेश यादव को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ी है। कपीश भाई, नहीं, देखिए, प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक है। माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के, अगर वो कोई बात कह रहे हैं, हम विपक्ष हैं, तो आईना तो हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे। लेकिन एक बात जरूर कहें, योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी साक्षात्कार के दौरान बातें कही, वो एक योगी, एक महंत, एक संत और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को सुशोभित नहीं होता है। आप सोचिए कि स्वतंत्र भारत के अंदर न्यायालय की जो पोजीशन है, बावजूद उसके वो क्या कह रहे हैं, धमकी दे रहे थे बैठ करके इस पद पर, कह रहे थे कि वो तो माननीय न्यायालय का वहां आदेश है, वरना फिर हम बताते कि क्या होता। ये ऐसी जबान तो देख लेने वाली बात जो है वो गली चौराहे मोहल्ले पे सड़क छाप लोग करते हैं। और मैं एक चीज ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए, आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, धर्म का इस्तेमाल राजनीति में अपने सीट के लिए करना चाहते हैं, अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए करना चाहते हैं, करिए। लेकिन तथाकथित रूप से जो आप सनातनियों के गाजी सालार बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस प्रदेश के अमन चैन और शांति के लिए ठीक नहीं। एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर आप हिसाब किताब लगाने के लिए बैठे हैं। स्वतंत्र भारत में संविधान ने आपको हिसाब किताब लगाने की जिम्मेदारी नहीं दी है। आपको जिन लोगों तक न्याय नहीं पहुंचा है वहां न्याय पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है, जहां विकास नहीं पहुंचा है वहां विकास पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। और इस संविधान ने बिना पक्षपात किए, बिना किसी अनदेखा किए, प्रत्येक धर्म, जाति, भाषा को एक बराबर सम्मान देने की बात कही है। लेकिन आप तो देख लेने की बात करते हैं। और आप क्या कहते हैं कि अभी आपको बहुत कुछ ढूंढना है। इतिहासकार हैं क्या? क्या क्या ढूंढेंगे आप? इतिहास की किताबों से कभी वास्ता दो चार हुए हैं? कहां क्या ढूंढना चाहते हैं? हम तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक लिस्ट बना ले कि कहां कहां उसे जो है वो मंदिर ढूंढने हैं। ढूंढ लीजिए। आपकी सरकार है और सरकार होने के बाद आप बहुमत में हैं, बना लीजिए एक कानून, खत्म कीजिए बवाल। और दूसरी ये कि अगर आपको इतिहास से वर्तमान समय में रिवेंज लेना है, क्योंकि आप जब कहते हैं कि हम हिसाब किताब करेंगे तो हिसाब किताब तो बदले में किया जाता है, और बदला आप राजतंत्र का लोकतंत्र में लेना चाहती है। जनता क्या चाहती है? गले मुर्दे उखाड़ना चाहती है, या जनता चाहती है कि हमारे भविष्य के लिए यह सरकार काम करे? बहुत दुख की बात है कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कामों पर कोई बात नहीं की। सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने के लिए उन्होंने तमाम तरीके से जो तीव्र बाण छोड़े जाने चाहिए वो छोड़ रहे थे, जो इस उत्तर प्रदेश को पतनमुख कर रहा था, ना कि विकास की ओर। तो आदरणीय राकेश तिवारी जी ने जिन जगहों की बात की कि बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक हिंदू है, उसके साथ क्या हो रहा है, कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कांग्रेस की सरकार चल रही है कि यूपीए की सरकार चल रही है? सिखाइए ना बांग्लादेश में जाकर के सबक। अपने हिंदू भाइयों की जब रक्षा करने का समय आया तो खंका रहे हैं आप। आपको जवाब देना चाहिए था। उस समय आप बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था और आप बैठ करके यहां पर चाय पी रहे थे और जंगल सफारी कर रहे थे। आपको उस समय नहीं सूझा कि हमारी हिंदू, हमारे सनातन परंपरा को खतरा पैदा किया जा रहा है बगल के मुल्क में? तो उस समय आपने क्यों नहीं किया? ठीक है कपीश भाई, मैं सबको एक एक करके एट लेंथ वक्त दूंगा। मेरे साथ इस वक्त अनिल शर्मा जी भी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अनिल जी, मैं योगी आदित्यनाथ के उस पॉडकास्ट और बयानों पर ही आता हूं जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल आई है, इसको इनकार करने लायक के बात नहीं है।
अब ये राजनीति के लिहाज से बहुत बेहतर कहा जा सके उत्तर प्रदेश की, वो बात अलग है क्योंकि सबको मौका मिला है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को एक खांचे में रखा। उन्होंने राहुल गांधी, आपके सर्वमान्य सबसे बड़े नेता को उन्होंने कहा कि जब वो उत्तर में होते हैं तो दक्षिण की बुराई करते हैं, जब दक्षिण में होते हैं तो उत्तर की बुराई करते हैं, जब देश के बाहर होते हैं तो देश की बुराई करते हैं, और इतना अच्छा नमूना तो बना रहना चाहिए। जी राजीव भाई, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश ने वास्तव में एक ऐसे नमूने को चुना है जिसने वैमनस्यता फैलाने के अलावा उत्तर प्रदेश में विकास का पहिया जाम कर दिया। आखिर नफरत का बाजार कब तक गर्म रहेगा? मुस्लिम समुदाय से खुली नफरत इनके सामने आ रही है। गंगा जमनी तहजीब का उत्तर प्रदेश, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं। मैं उस नगरी से आता हूं जिसे आगरा प्रेम की नगरी कहते हैं, जहां मैंने जमुना किनारे हिंदू को मुसलमान से सलाम वालेकुम करते हुए देखा है और देखता हूं, और मुसलमान को हिंदू भाइयों से राम राम कहते हुए, और सरदार अगर निकलता है तो उनसे नमस्कार अलग होती है। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल कहते जी। ऐसे गंगा जमुनी तहजीब के अंदर ये नफरत का बाजार कब तक गर्म करेंगे? राहुल जी के प्रति इनका जो वक्तव्य है वो बहुत ही निंदनीय है। ये राहुल जी को नमूने कहते हैं, मुझे तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नमूना ये नजर आते हैं। इनको शायद ये भान नहीं है, इनको संज्ञान में नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरजमी पर किस प्रकार से काम करना है। बिकॉज ये 30 साल सुशासन के 30 माह अभी 2.5 साल पूरे होने पर इस सरकार के गिना रहे थे, और उसमें वायदा किया था कि 25 लाख लोगों को 2 साल के अंदर नौकरी देंगे। भाई, रोजगार की आप बात क्यों नहीं करते? आप हिंदू मुस्लिम की बेमनस्यता की बात करते रहेंगे। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, शायद उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया ने व्यक्तिगत तौर पर निकल कर नहीं देखा है कि उत्तर प्रदेश की सरजमी पर जहां गांव देहात में और शहर की बस्तियों में वहां हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी, ईसाई भी, पारसी भी, सभी धर्म, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। सभी धर्मों के लोग आपस में एक दूसरे के त्योहारों पर भी सम्मिलित होते हैं, और ऐसे बस्तियों में भी ले चल सकते हैं जहां पर तमाम मुसलमान परिवार हैं और 1-2 हिंदू परिवार हैं, बड़े एक दूसरे को बड़े प्रेम से रहते हैं। शायद सूबे के मुखिया को यह पता नहीं है कि किस प्रकार से प्रदेश को चलाना है। शायद उनसे प्रदेश संभल नहीं रहा है। प्रदेश के विकास का पहिया जाम होने पर ऐसा ना हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता उनसे सवाल करे कि आखिर इन समस्याओं का निराकरण कब होगा, कब रोजगार मिलेंगे, कब स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक होगी, कब शिक्षा का स्तर ठीक होगा, और किसान की आय कब दोगुनी होगी, कब जीडीपी उन्हें ठीक होगी। ये सारी व्यवस्थाओं पर जब बात होगी तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए भड़काना चाहते हैं, बेमनस्यता पैदा करना चाहते हैं, लोगों को वास्तव में ये हिंदू और मुस्लिम में उलझा कर रखना चाहते हैं। बड़ा ताज्जुब होता है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे जगह जगह की, भैया अभी आपसे पूछा जाए, आप प्रदेशों की बात करते हैं, आपके ही खुद के राज्यों में आपके बीजेपी के नेता एक दलित व्यक्ति के ऊपर पेशाब करते हैं, दलित व्यक्तियों के साथ अत्याचार होता है, सामूहिक बलात्कार करने में आपके लोग निकलते हैं, तमाम जगह सामूहिक हत्याएं होती हैं, देवरिया का ब्राह्मण परिवार की हत्या हो, कौशाम्बी का तेहरा हत्याकांड हो, औरैया का दोहरा हत्याकांड हो, अंबेडकर नगर का हत्याकांड, प्रयागराज का हत्याकांड, सुल्तानपुर का नृशंस हत्या, और कितनी जगह की अगर गिनाई जाए तो बहुत बड़ी लंबी फेहरिस्त है। डाटा रखकर बात करना चाहते हैं तो डाटा रखकर जिस दिन समय हो उस दिन बैठ जाएं। मैं सारे डाटा के साथ, आप भी बैठ जाइए, सारे डाटा के साथ हम भी बैठ जाएंगे। लेकिन सही बात तो यह है कि ये उत्तर प्रदेश डाटाओं से चलने वाला नहीं है। ये डाटा वाटा इनसे काम नहीं होना है। आप उत्तर तकलीफ हुई है राहुल गांधी के ऊपर, उन्होंने सीधे सीधे टारगेट किया है, कांग्रेस को तकलीफ हुई है? देखिए, कांग्रेस को तकलीफ है, हमारे नेता को आप कुछ भी गलत कहेंगे आपको छोड़ेंगे हम। सबसे बढ़िया उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, जब भी ये योगी जी बोलते हैं, इनका बोलने का लहजा क्या होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई कार्टून बोल रहा हो। सबसे बड़ा नमूना तो उत्तर प्रदेश ने देखा है। क्या जनता नहीं जानती इस बात को? रही बात उत्तर प्रदेश में रिपीट होने की, पहले भी सरकारें रिपीट हुई है साहब, कोई आज नई बात नहीं है। और जनता के पास में आपने जब 2017 के चुनाव में भी इनके यहां से खुलेआम ऐलान होता था कि हमने मुसलमानों पर भरोसा नहीं, मुसलमान गद्दार होते हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इनसे, आपने जब सरकार बनी तो सबसे पहले मोहसिन रजा को वक्फ बोर्ड का मिनिस्टर बनाया। आपके ही एक बीजेपी के विधायक के साथ मेरी डिबेट थी, उस डिबेट में उनका जवाब ये था, बोले साहब वक्फ बोर्ड के लिए तो मिनिस्टर हिंदू मुसलमान होना चाहिए। जब आप मुसलमानों के वोट नहीं चाहते, मुसलमानों को टिकट नहीं दे, मुसलमानों को गद्दार कहते हैं,
तो ये खुलकर आप उनका वोट क्यों लेते हैं? 3 तलाक पर आपको मुसलमान याद आते हैं, पसमानदा मुस्लिम के नाम पर आपको मुसलमान याद आते हैं, उनका वोट बटोरना हो तो आपको मुसलमान याद आते हैं। तब कहां चला जाता है आपका नफरत? तब आपको वोट चाहिए तो क्या होता है? चलिए ठीक है, सभी को समय देना है। आपकी प्रतिक्रियाएं आई क्योंकि सीधे टारगेट उन्होंने राहुल गांधी को किया है। हेमंत तिवारी मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका, लेकिन आपके जरिए मैं योगी आदित्यनाथ के इन पॉडकास्ट में चुने गए मुद्दों को समझना चाहूंगा। समय आपको भी मैं उतना ही दूंगा, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ ने इन मुद्दों को अपनी तरफ से चुना है, या फिर ये वो होता है ना, एक धारा प्रवाह, बोलते बोलते ये मुद्दे एक साथ आते गए, योगी आदित्यनाथ स्पष्ट तल्ख तरीके से बोलते गए? देखिए, आप इतने अच्छे एंकर हैं और जर्नलिस्ट हैं, टीवी जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं कि इस लेवल पर इंटरव्यूज़ किस तरीके के होते हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो विषय है, एक बात जानिएगा कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त यहाँ महंत नहीं हैं 5 कालिदास मार्ग में बैठ करके और लोकभवन में बैठ करके। वो राजनेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, वो राजनीति करते हैं। राजनेता तो राजनीति करेगा ना, राजनीति कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, साल 2017 में जब बड़े बड़े दावेदार थे तो योगी आदित्यनाथ को ही क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया? योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की एक दीर्घकालिक योजना थी। उनको मालूम था कि हमें भविष्य में किस स्तर की, किस डिजाइन की पॉलिटिक्स करनी है। भारतीय जनता पार्टी को बृहत्तर हिंदुत्व के अम्ब्रेले की पॉलिसी पर काम करना था। योगी आदित्यनाथ आए, और आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हो, बाकी इतने प्रवक्ता बैठे हैं। साल 2017 के पहले योगी आदित्यनाथ जी के जो बयान मुसलमानों को लेकर के होते थे, आप लोगों ने नहीं सुने क्या? सुने हैं। और इधर मैं देख रहा हूँ एक जो परिवर्तन थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें की, एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उनकी ख्याति हुई, लेकिन इधर कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि वो जो मुसलमानों का विषय आता है तब उनकी बात थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक तरीके से आक्रामक कह सकते हैं, अपेक्षाकृत वो हुई है। और उसमें भी मैं कुछ अचंभा नहीं देखता हूँ। अचंभा इसलिए नहीं देखता हूँ कि उनकी खुद की, उनकी पसंद की ये लाइन रही है और पार्टी की भी यही लाइन रही है। जाहिर सी बात है, जब उनकी लाइन है तो बोलेंगे, वही बोलेंगे जो समझा जा सकता है। कुछ नया थोड़ी बोला। कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पर वो अक्सर इस तरह की बातें उन्होंने की है। राहुल गांधी को लेकर के इस तरह की बात की है। तो संपूर्ण दृष्टि से देखें, समग्र दृष्टि से, तो मुझे योगी आदित्यनाथ जी के जो जवाब रहे हैं सवालों के, जो भी सवाल किए गए हैं उस पर जो उन्होंने जवाब दिए हैं, कोई नया एंगल, नई चीज मैंने नहीं देखी है। और इतना तो जाहिर साहब स्वाभाविक सी बात है, आप अगर अखिलेश यादव से सवाल करेंगे और कोई धर्म आधारित सवाल करेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब 80 और 20 की पॉलिटिक्स चल रही है देश में, 80% लोगों की पॉलिटिक्स एक पार्टी करने की कोशिश कर रही है, 20 के लिए कई लोग लड़े पड़े हैं। तो जब इस तरह की पॉलिटिक्स होगी तो ये बात उस वक्त लाजिम है जब इस देश में कट्टरता, ध्यान रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जब इस देश में कट्टरता बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले जो स्थितियां थीं, अब वो स्थितियां जमीन पे नहीं। मैं इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं मानता हूं, लेकिन इसके लिए पॉलिटिक्स को जरूर जिम्मेदार मानता हूं। तो जाहिर सी बात है वो उसी लाइन पे काम करेंगे, उसी लाइन पे बोलेंगे जो उनकी पार्टी सोचती है, जो उनकी आगे की लाइन है। यही वजह थी आज योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का, कट्टर हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कहा जाता है। हेमंत जी एक माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। ये व्यू रचना आपके मुताबिक 2017 में की गई थी जो आज दिख रही है, या फिर आगे आने वाले 4-5 साल के लिए व्यू रचना करते हुए योगी आदित्यनाथ इस तरह के बयान दे रहे हैं? जरा इसमें समझा दीजिए। जी, बहुत सही बात है, बहुत सही सवाल है। देखिए, ऐसा है, यह व्यू रचना तो जाहिर व्यू रचना या नीति रचना उसी वक्त हुई थी जब योगी जी को लाया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है 2-4 साल के लिए तो ये पॉलिसी बनी नहीं थी।
ये आगे के लिए बनी थी। और शनै शनै जैसे समय आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व को लेकर के जो जातीय राजनीति के जवाब में एक हिंदुत्व का बृहत्तर छतरी जो बनाने की कोशिश है, उस छतरी बनाने की कोशिश में योगी आदित्यनाथ जैसे, जिनको आज की तिथि में मैं हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा मानता हूं पूरे देश में, वो और उस लाइन को और धार दे रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि यह लाइन आगे जारी रहेगी। राकेश त्रिपाठी जी से मैं इस बात का जवाब लूंगा। आपने सीधे पूरी चर्चा को केंद्रित करके यहां पर रख दिया। राकेश जी, थोड़ा सा वक्त लूंगा। मेरे साथ संजीव उनियाल जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं यहां पर वर्जन ले लूं। फिर राकेश जी आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा जो अभी हेमंत जी ने अपने एनालिसिस में कहा और कपीश भाई ने जिन बात पर जोर दिया है, मुझे उम्मीद है आपने नोट किया होगा। संजीव जी, क्या जो हम कुछ सुन रहे होते हैं वो पहले से तय करके समय आने पर राजनीतिज्ञ चोट करने के लिहाज से सामने रखते हैं, या फिर मैं ये समझूं कि योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश को समझते हैं और क्योंकि लंबे समय तक सांसद रहे हैं तो केंद्र की राजनीति को भी वो समझते हैं। शायद आगे आने वाले राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए उन्हें यह मुफीद लगा कि वो पिच तैयार कर दी जाए जिस पिच पर विपक्षियों को खेलने के लिए हम बुलाएं। क्या यही किया है उन्होंने? अपनी पिच तैयार की है और विपक्षी उन सवालों पर आकर अब खेल रहे हैं। राजीव, ये कोई पहली बात, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई प्लान है अपने आप में कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो ऐसा कुछ निकलेगा और ऐसा नहीं बोलूंगा तो ऐसा नजर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। जब हम पैनल पर जाते हैं, मेरे सारे साथी भी आपसे बिल्कुल जो है ना मेरे से सहमत होंगे, तो हमारे कुछ रिश्तेदार, हमारे मित्र पूछते हैं कि क्या तुमको पहले से बता दिया जाता है कि हम ये टॉपिक बोलेंगे, हम ये प्रश्न पूछेंगे, तो क्या सारा सेट होता है? तो ऐसा ही लगभग ऐसा है। और जब भारतीय जनता पार्टी के कोई स्टालवर्ड, उनकी जो मोड ऑफ ऑपरेंडी हम सब राजनीतिक लोग यहाँ थे जो उसको बड़ी करीबी से देखते रहते हैं, तो मुझे लगता है स्वतंत्र चिंतन करने का एक अवसर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी देती है, अगर कोई आइडियोलॉजी देती है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी देती है अपने चीफ मिनिस्टर्स को लेके, जहां पर कि छोटी छोटी बातों के लिए कोई परिवार का मुखिया, यहाँ तो एक कई लोग तो ज्यादातर जो अपोजिशन में लोग बैठते हैं वो तो एक ही परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, तो एक ही घर में होते हैं, कहीं माता पिता होते हैं, कहीं पर जो बहू बेटे होते हैं, तो वो आपस में बातचीत करके उसी टाइम तय कर लेते हैं और फोन कर देते हैं। परंतु यहाँ तो आप देख रहे हैं कि जब कोई, आपको पता है कि जब इस तरह की पार्टी होती है जो कि कैडर बेस्ड पार्टी होती है, जो कि संगठनात्मक पार्टी होती है, जो नीचे तक काम करने में विश्वास करने वाली पार्टी होती है, तो वहां इस तरह के मुझे लगता है कि दोषारोपण या उन पर वर्चस्व नहीं थोपा जाता। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूं आपसे, जो मेरे मित्र कह रहे थे अभी मुझसे पहले जो बोल रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को योगी जी से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता था, क्योंकि उनकी सारी बातों को, आरएसएस और बीजेपी की सारी बातों को, हिंदुत्व की बातों को इंप्लीमेंट योगी से अच्छा कोई नहीं कर सकता था। परंतु मुझे एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे जो अपने अपने शिविरों को कर और अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, वो भी रेस में थे। परंतु एक संत को लाना, जो कभी मुझे लगता है, बल्कि आप रिकॉर्ड देखेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी दायित्व मंडल का, विभाग का, जिले का या किसी नगर का उनके पास कभी नहीं रहा। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कभी नहीं रहे। तो उनको बनाना जो वो ये कह रहे हैं उससे बिल्कुल क्या इसके पीछे ये बात जरूरी नहीं है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो मठ के आसपास घूमती है, हम सबको पता है उनियाल जी, और वो मठ के आसपास घूमने के चलते शायद बीजेपी ये देख रही हो कि उससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा प्रभाव मिलेगा, इसलिए चुना गया हो। चलो राजीव, आपकी बात मानते हैं कि आप पहले मेरी बात से सहमत होना चाहिए आपको कि ये संघ के स्वयंसेवक। दूसरी बात, अगर ऐसा है तो कांग्रेस क्यों नहीं किसी मठाधीश को बना देती? क्यों नहीं ये सज्जन जो दूसरे को और बैठे हैं, वो एक ही परिवार के आसपास घूमते हैं, वो किसी मठाधीश को बना देते? गट्स चाहिए ये सब करने के लिए। और जब उदारवादी सोच वाला कोई व्यक्ति वर्चस्व और संगठन के ऊपर बैठा होता है, तो वो इस तरह की स्वस्थ सोच रखकर ऐसे व्यक्ति को जो है स्टेट का सरगना बनाने के लिए मादा रखता है। तो राजीव, आपकी बात का जवाब
मुझे लगता है कि आपके सामने मैं समझ हेमंत जी, मैं आऊंगा, मैं एक एक करके सबको, मैं हेमंत जी आऊंगा, मौका दूंगा। नहीं, राकेश त्रिपाठी जी का भी रुख करूंगा, सुन तो लीजिए सर। राकेश त्रिपाठी जी, आपने हेमंत जी को भी सुना, आपने कपीश भाई को भी सुना, आपने अनिल शर्मा जी को भी सुना है, और उम्मीद है कि आपने इनके पॉइंटर्स नोट जरूर किए होंगे, क्योंकि जवाब इनके भी सीधे सधे हुए थे। अभी हेमंत जी ने जो बात घेरी है आपके आसपास, हेमंत तिवारी जी ने, क्या कहना है राकेश त्रिपाठी? मैंने पहली बात ही कही थी और मुझे लगता है कि मैं उसी बात को फिर दोहराऊंगा कि योगी आदित्यनाथ जी स्पष्ट वक्ता हैं, वो लाग लपेट के साथ नहीं बोलते हैं और वो कोई कैलकुलेशंस के आधार पर नहीं बोलते हैं कि इसका बोलूंगा तो इसका क्या प्रभाव होगा, इसके क्या परिणाम होंगे, इसकी दीर्घकालिक राजनीति पे क्या असर होगा। ऐसा कैलकुलेशन करके सजावटी बनावटी या दिखावटी नहीं बोलते हैं। उनके अंतर मन में जो है, जो अनुभूति है, उसी के आधार पर जो भी सवाल आए उनका उन्होंने उत्तर दिया है और उन्होंने उसके पीछे प्रसंगों को बताया है, उसके पीछे उदाहरण दिया है। वो बातें कोई बिना आधार के नहीं कही गई हैं, वो सारी बातें तथ्यात्मक हैं, सत्य है। ये कड़वा सत्य है, ये सत्य जानते सब है, कोई कहना नहीं चाहता है। लंबे समय से इस देश में मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश को ऐसे ही अवसर देखे हैं जिसमें ये कड़वी सच्चाइयां कहीं नहीं जाती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी एक साहसी व्यक्ति हैं और इस नाते इन कड़वी सच्चाई को साहस के साथ उन्होंने स्वीकार किया है, उन्होंने इस बात को सबके सामने कहा है। और मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि केवल कहने का काम नहीं है, हमने करके दिखाया है। क्यों आपत्ति हो रही है किसी को? कपिल श्रीवास्तव को बड़ी आपत्ति हो रही है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो बहुत आपत्तिजनक है। क्या आपत्तिजनक कह दिया है? क्या यह सच नहीं है? क्या आपको डाउट है क्या इसमें? कपिल श्रीवास्तव, आपको संदेह है क्या इसमें कि श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा में है? क्या इस बात में किसी को संदेह है कि श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में है? लेकिन हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, इसलिए हम न्यायपालिका के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम न्यायपालिका के निर्णय को स्वीकार करने वाले लोग हैं। आपकी हिम्मत नहीं होती है कि संभल में कोर्ट के आदेश के बावजूद सर्वे को पत्थर के आधार पर बदलने के लोग जो चेष्टा करते हैं, आप उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि देश ने यही देखा है कि जिस जमीन पर उंगली रख दी, यह जमीन वक्फ की हो गई और यही कानून बना दिया आपने कि जिसको कह दिया कि यह वक्फ की है वही वक्फ का हो जाएगा, जिसको कह दिया तलाक तलाक तलाक, यह 3 तलाक मान लिया जाएगा। यह इस तरह से नहीं चल सकता है। इस देश ने इन नए परिवर्तनों को देखा है। हम वक्फ के कानून को बदलते देख रहे हैं, 3 तलाक को बदलते हुए हमने देखा है। इस देश में अंधविश्वास और पाखंड के उन्मूलन को होते हुए इस देश में परिवर्तन होते हुए देखा है। वो परिवर्तन हर तरफ से होना चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि इस कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करना चाहते, सुनना नहीं चाहते, और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी के बयानों से आपत्ति हो रही है। योगी जी ने जो कुछ भी कहा है वो नीर विवेचन करने का काम किया है। उन्होंने जो सत्य है उस सत्य को बिल्कुल सनातन के कसौटी पर कसते हुए डंके की चोट पर कहा है। क्या ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ बीच का रास्ता कभी अपनाते ही नहीं है? वो कोई भी बात कहनी होती है एक तरफा या एक जो सोचते हैं वो सीधा सीधा कह देते हैं। वो कभी बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं करते। उन्हें लगता है सही है तो ये सही है, चाहे कोई नाराज हो या ना हो। क्या आप इसी तरीके से देखते हैं कपीश भाई? मैं हेमंत तिवारी जी के विश्लेषण से संतुष्ट हूं, क्योंकि वाकई उनको एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है। और मैं इसको कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो समय निर्धारित किया अपने साक्षात्कार का और जिन बातों को कहा है वो बहुत पिरो करके उन्होंने अपने हिसाब से कहा, अपने हिसाब से, देश और प्रदेश के हिसाब से नहीं कहा, उन्होंने अपने हिसाब से। अभी 30 तारीख को आरएसएस की बैठक होनी है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को भी जाना है। उससे पहले इन्होंने कह ही दिया है कि हम तो सत्ता 5 मिनट में त्याग देंगे, हम सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप देखिए, अगर पहले का भी आप 2017 का उठा करके देख लें तो भारतीय जनता पार्टी ने कदापि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। वो तो माननीय सिन्हा जी को बनाना चाहते थे, जो इस समय कश्मीर के गवर्नर हैं। मनोज सिन्हा जी की बात कर रहे हैं आप? लेकिन बिल्कुल, मैं तो हकीकत इसी बात को कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ का आवरण जो आप कह रहे थे कि गोरक्षनाथ मठ के मठाधीश होने के नाते हिंदू युवा वाहिनी को स्थापित करने वाले योगी आदित्यनाथ जी का पूर्वांचल में इतनी बड़ी पहुंच थी कि अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी मोहन भागवत साहब की बात मानकर इन्हें मुख्यमंत्री न बनाता
तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कई हिस्सों में टूटकर बिखर जाती और उसी पोजीशन पे आज फिर खड़ी है। बड़ी बात कह रहे हैं मैं आप। आपको कह रहा हूं, बिल्कुल यही सच्ची बात है, क्योंकि मैं खुद गोरखपुर का हूं और माननीय योगी जी के 2 किलोमीटर दूर मेरा आवास है, मैं वहीं रहता हूं और उन्हें हर क्षण आते जाते देखता हूं, उनकी बातें सुनता हूं। वो हमारे भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारे महंत हैं, हमारे गोरक्षनाथ पीठ के पूजनीय हैं। और मैं आपको ये बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी योगी को कतई नहीं चाहती है, क्योंकि नड्डा साहब तो अपने मातृ संगठन के लिए कह दिया हमें आरएसएस की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको अगर आवश्यकता नहीं थी तो मोदी जी क्यों जा रहे हैं 11 साल के बाद? प्रश्न ये खड़ा होता है। तो यहां जो दहाड़ है योगी आदित्यनाथ जी की, भले वो असंवैधानिक शब्दावलियों का प्रयोग किए हो, वो उनके बोलने की एक शैली है, वो हिंदुत्व का जो पोस्टर बॉय बन रहे हैं, वो अपनी सत्ता को उत्तर प्रदेश में स्थापित किए रहते हुए बचाने और भविष्य में वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर जाने का उनका त्याग है। और यही हकीकत है जिससे भारतीय जनता पार्टी इस समय डर रही है, और यह काम वो भारतीय जनता पार्टी को स्वयं में डराने के लिए कर रहे हैं। चलिए, राकेश त्रिपाठी जरूर जवाब देना चाहेंगे इस पर, लेकिन जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसी भाषा में उसे समझाऊंगा। बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ये बयान वो पॉडकास्ट में दे रहे थे, इशारा किसकी तरफ है? राजीव जी, उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया को यह नहीं मालूम, शायद वो भूल गए हैं कि उन्होंने जब वो सीट पर बैठे तो शपथ किसकी ली, संविधान की या धर्म की। जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा एक ना तो प्रदेश के मुखिया की है ना एक संत की। सबसे पहले तो उन्हें अपनी शैली बदलनी पड़े। जिस शैली में वो बात करना चाहते हैं वो एक कट्टरवादिता के रूप में है, ना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में है। किस भाषा में समझाना चाहते हैं? कानून व्यवस्था लचर हो चुकी, उनके पुलिस थानों के बीच अंदर लोगों को पीट पीट कर मार दिया जाता है। किस भाषा में समझाना चाहते हैं? खुली गुंडई चरम पर है, किस भाषा में समझाना चाहते हैं? उनके नेता, तमाम नेता कई जनपदों में पकड़े जाते हैं और वह रेप कांड में पकड़े जाते हैं, किस भाषा में उन्हें समझाना चाहते हैं? अगर मजदूर की बेटी, मां बहनें अगर वहां रह रही है तो उन्हें बुलडोजर में जलाकर मार दिया जाता है, इस भाषा में समझाना चाहते हैं? बड़ा ताज्जुब होता है कि उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सूबे के मुखिया को आज जिस भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आखिर क्यों? सबसे पहली बात तो सूबा उनसे संभल लेगा, नहीं संभलना तो छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं कि सूबा संभल नहीं रहा। देखिए, अगर सूबा संभल नहीं हो रहा तो आज जिस मुद्दों पर बात होनी चाहिए, वास्तव में जिस प्रकार की बात उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया को करनी चाहिए, सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पर करनी चाहिए, ठीक है, रोजगार पर करनी चाहिए, किसान पर बात करनी चाहिए, महिलाओं के सुरक्षा पर बात करनी चाहिए। लेकिन ये बात कहां कर रहे हैं? अब हम अगर इस बात को कहें कि जिस जगह पर मुख्यमंत्री जी निवास करते हैं वहां एक मस्जिद भी थी और एक मंदिर भी था, मैं दावा करता हूं, जरा खोदना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे तो कोई भी दावा कर देगा, लेकिन इतिहास के कार बनने का काम जो कर रहे हैं, सबसे पहले इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, इतिहास की जानकारी उन्हें लेनी होगी। चलिए ठीक है, हेमंत जी को मैं बीच में ले आता हूं। इस वक्त समय थोड़ा कम है, हेमंत जी को बीच में ले आता हूं। हेमंत जी, कपीश जी आपसे पूरी तरह से एग्री करते हैं। आपने जो बातें कही, कपीश जी ने कहा कि आपका एनालिसिस बहुत बेहतर है क्योंकि आप सीधे लखनऊ से हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या बातों को यूं ही कह दिया होगा? क्या अभी भी आपको लगता है कि वो एक महंत होने के नाते ज्यादा जिम्मेदार तरीके से बात रख सकते हैं? क्या वो इतने मंझे हुए राजनीतिज्ञ नहीं हैं कि उन्हें पता ना हो कि उनके शब्दों का असर कहां तक और कितनी दूर तक जाएगा? ऐसा राजीव जी, पहली बात तो मैं बता दूं, योगी आदित्यनाथ को पिछले 20-22 सालों से जानता हूं और 40 साल का मेरा पत्रकारिता का करियर हो गया है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है, जितना मेरा स्तर है। तो अभी जो उनियाल जी बोल रहे थे, मैंने कभी नहीं कहा कि आरएसएस से जुड़े रहे, वो तो भाजपा से भी नहीं जुड़े रहे थे योगी आदित्यनाथ। हाँ, आरएसएस की जो प्लानिंग थी जिसको भाजपा एग्जीक्यूट करती है, ये प्लानिंग थी 2017 में कि उनको आगे हिंदुत्व की कट्टर लाइन पे जाना है, इसलिए योगी आए, बाकी दावेदार खारिज हो गए। मैंने कहा था, उसको उन्होंने समझा नहीं और उस पर विश्लेषण करने लगे। खैर, मैं एक बात बता दूं, योगी आदित्यनाथ होशियार आदमी है, बहुत अच्छे वक्ता हैं, पॉलिटिक्स को बखूबी समझते हैं, 5 बार के सांसद रहे हैं, 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, कोई हल्के फुल्के व्यक्ति नहीं है।
उनको मालूम है कि उनको कब क्या बोलना है, किस सवाल का क्या जवाब देना है। और वास्तव में राकेश त्रिपाठी ने ठीक कहा, बहुत बेलाग जवाब देते हैं, आवाज़ से नहीं, जब पहली बार सांसद बने थे तब से। मैं एक चीज़ ये कह रहा हूँ जी कि योगी आदित्यनाथ क्या करे जब लड़ाई 80 और 20 की हो गई है। मेरी मुख्य बात को समझिए राजू, 80 और 20 की, अभी कल की एक तस्वीर है कि समाजवादी पार्टी के एक विधायक हैं जो लोकसभा के चुनाव में राजनाथ सिंह से मुकाबिल थे, विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा, वो जा करके नमाज पढ़ रहे थे। अफ्तार में तो हम भी जाते हैं, सब जाते हैं, वो नमाज कल पढ़ रहे थे। तो यह स्थिति 80-20 की लड़ाई क्यों आई, इसको समझना पड़ेगा। आप मुसलमानों के साथ एक मुश्त होकर जाएंगे तो उसका रिएक्शन होगा कि उनको मालूम है इस देश में बहुसंख्यक हिंदू है, वो हिंदू की राजनीति करेगा। तो यह प्लानिंग लंबे समय से है। क्या आपको यह नहीं लगता कि हिंदू की राजनीति या मुसलमानों की राजनीति, जिसे वोट बैंक कहा जाता रहा लंबे वक्त तक, इसमें कहीं बहुत हिंदुओं और सनातन को लेकर राजनीति हाशिए पर चली गई और उसको योगी आदित्यनाथ ने अपने साथ जोड़ लिया और अब उससे समीकरण बिगड़ रहे हैं। खैर, आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मैं आपसे भी बात करूंगा क्योंकि हम अब रुख कर रहे हैं